हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस ड्रामे की स्टोरी बहुत ही बढ़िया जाने वाली है, इसलिए आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड के साथ एक ट्रेजेडी होती हुई दिखाई जाती है। वो बहुत तेज भागती हुई हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर उसके डैड एडमिट थे, लेकिन जब तक वो वहाँ पर पहुंची उसकी डैड की डेथ हो चुकी थी। उनके जाने के बाद वो तो बहुत रोती है। एक तो पहले से ही वो खुद को इतना बदनसीब समझती थी और अब तो वो अपने आप को सिंड्रेला मानने लगी है, क्योंकि बिल्कुल सिंड्रेला की तरह ही उसके डैड उसे एक स्टेप मॉम और 2 सौतेली बहनों के साथ छोड़कर चले गए थे। और इसी के साथ उसे पास्ट की कुछ बातें याद आने लगती हैं। जिस टाइम पर उसके डैड को उसकी स्टेप मॉम से ट्रू लव हो गया था, वो ना तो दूसरी फैमिली के साथ रहना चाहती थी और ना ही उससे खुश थी। लेकिन अपने डैड को देखकर उसको इतना तो अंदाजा हो गया था कि उसकी स्टेप मॉम उनसे बहुत प्यार करती हैं और उनके जाने के बाद तो वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। साथ ही उनके घर में एक नन्हा मेहमान भी आने वाला था और ये लास्ट तोहफा था उसकी डैड की तरफ से उसकी मॉम और उन सब के लिए। अब नेक्स्ट सीन में हमें पता लगता है कि डैड ने मरने से पहले शिन के कान में एक सीक्रेट का इशारा दिया था और जब फ्यूनरल के बाद वो जाकर उसी जगह पर देखती है तो उसको अपने डैड का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि लाइफ में शॉर्टकट यूज करो। तुम किसी अमीर लड़के से शादी करना ताकि तुम्हारी लाइफ इजी हो जाए, वरना तुम भी मेरी तरह पूरी लाइफ स्ट्रगल करते करते जवानी में ही मर जाओगी। इसको सुनकर शिन थोड़ी डिसअपॉइंट तो होती है, क्योंकि उसने सोचा था शायद मेरे लिए डैड कोई खजाना छोड़कर गए होंगे, लेकिन उन्होंने तो उसको एडवाइस ही दे डाली। नेक्स्ट सीन में हमें मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम है मुंचामिन। एक्चुअली वो एक चायबल है, मतलब एक्सट्रीमली रिच। इसके पास तो इतना ज्यादा पैसा है कि अगर इसके होटल में रेवेन्यू टारगेट अचीव भी ना हो तब भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही वो कोई टेंशन लेता है, बल्कि हमेशा चुलबुल सा फील होता है। वहीं शिन को तो आज अपने डैड पर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो वो बीच में ही उसको छोड़कर चले गए और जाते जाते उसको वो लेटर दे गए जिसने कि उसको डिसअपॉइंट ही कर दिया, जैसे कि वो तो खुद के बल पर कभी अमीर बन ही नहीं सकती। उस लेटर के पीछे एक जॉब की एड भी थी और ये कोई और नहीं बल्कि उसी होटल में थी जहाँ का ओनर चामिन है। वहीं आज रात को उसको सपने में डैड दिखाई देते हैं जो कि उसकी तरफ एक पंपकिन थ्रो करते हैं, जिसके बाद तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन जैसे ही उसने इस सपने के बारे में पढ़ा तब तो वो बिल्कुल ही खुश हो गई, क्योंकि इस तरह के सपने का मतलब काफी अच्छा था। उसे वेल्थ और सक्सेस मिलने वाली थी। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि आज शिन को अपनी बेस्टी के थ्रू एक बढ़िया सी वेडिंग में जाने का मौका मिलता है और ये वेडिंग कहीं और नहीं बल्कि चामिन के होटल चंगदम हेवन में थी। यहाँ पर चामिन की पर्सनैलिटी थोड़ी सी वियर्ड लगती थी, क्योंकि वो हर टाइम अपने साथ एक छाता लेकर घूमा करता था। शायद ये छाता उसके लिए बहुत लकी होगा, या फिर हो सकता है वो उसका डिफेंस टूल हो। लोग तो इसी तरह की गॉसिप किया करते थे। अब वेडिंग शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ होने वाली थी, क्योंकि ब्राइडल का जो एक्स बॉयफ्रेंड था वो आकर उसकी वेडिंग खराब कर देना चाहता था। बट इसी बीच वहाँ पर चामिन पहुँच गया और उसको मना करने लगा कि तुम ऐसा मत करो। लेकिन जब वो नहीं माना फिर तो चामिन ने उसको मारना ही शुरू कर दिया। और जिस तरह से वो उसको मार रहा था उसके स्किल्स देखकर तो वहाँ पर सारी लड़कियाँ उस पे फ्लैट ही हो जाती हैं। लेकिन चामिन को तो लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसकी नजर में तो हर एक लड़की सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर है। वहीं दूसरी तरफ शिन को अपने खाने में एक केक मिलता है जो कि पंपकिन की शेप में था और इसी वजह से उसने सोचा कि शायद सपने में आने वाले पंपकिन का मतलब ये केक ही होगा। बस मुझे तो ये केक ही मिलना था, सक्सेस या फिर अपॉर्चुनिटी नहीं। इतने में ही चामिन का रुमाल उड़ता है और आकर शिन के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से तो वो बहुत ही खुश हो गई थी और सोचने लगी कि यहाँ पर आने का कम से कम ये तो फायदा हुआ कि मुझे एक ब्रांडेड रुमाल मिल गया, वो भी फ्री में। जैसे ही वो गिर जाती है तब मॉम सबको एक डायमंड रिंग दिखा रही थी। एक्चुअली उसके डैड ने 20,000 का उधार लेकर ये रिंग मॉम को दी थी और अब ये उधार भी शिन को ही चुकाना होगा। इसके अलावा उनका घर भी गिरवी पड़ा हुआ था, वो भी डैड की मौत के बाद उन लोगों को अब खाली करना पड़ेगा। इस वजह से तो उनकी पूरी फैमिली बहुत ज्यादा दुखी हो गई। एक्चुअली डैड ने अपनी साली की हेल्प करने के लिए बहुत सारा कर्जा लिया हुआ था, जिसमें वो घर भी था और अब तो ये सारी जिम्मेदारी शिन के ऊपर आ गई थी। वो भी सोचती है कि खुद तो मेरे डैड खाली जेब थे, लेकिन दूसरों की हेल्प करने के लिए हर वक्त खड़े रहते थे, आखिर इसकी जरूरत ही क्या थी। यहाँ पर उसका सामान पैक करते हुए हमें ये पता लगता है कि एक्चुअली शिन एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी और ये तो उसका बचपन का सपना भी था, लेकिन पैसे की कमी होने की वजह से उसका अच्छी जगह एडमिशन नहीं हो पाया। वहीं दूसरी तरफ चामिन तो अपनी छोटी मोटी टेंशन्स को स्मोकिंग की बजाय बबल्स में उड़ाकर
अपनी जिंदगी के गम भुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ये टेंशन्स तो कुछ भी नहीं थी। उसे क्या पता है कि वो गम क्या होता है जब जेब में कोई फूटी कोड़ी ना हो और ऊपर से तुम्हारे ऊपर कर्जा भी हो। अब नेक्स्ट डे शिन और उसकी फैमिली को एक घर रेंट पर लेना पड़ता है, जहाँ पर शिन को कमरा तो मिला था लेकिन बेड नहीं, इसलिए उसको फ्लोर पर ही बेड लगाकर सोना पड़ता है। एक दिन ज्यादा ओवरवर्क करने की वजह से उसकी मम्मी भी फेंट हो जाती हैं, क्योंकि वैसे भी वो प्रेग्नेंट थी। और इसके बाद शिन के दिमाग की हालत तो बिल्कुल ही खराब हो गई और वो सोचने लगी जब ये बेबी हमारी फैमिली में आ जाएगा तब हमारी फैमिली का क्या हाल होगा। उसको तो ये सोच कर बहुत घबराहट होने लग जाती है और बस इसी डर की वजह से वो अपनी कोशिश कंटिन्यू रखती है। इसके बाद वो जाकर डैड के लेटर के पीछे जो एड थी उसको अप्लाई कर देती है। फिर इंटरव्यू वाले दिन वो अपनी सिस्टर शूजन के डिजाइनर शूज पहनकर इस तरह रेडी होती है जैसे कि वो सच में एक सिंड्रेला हो। दूसरी तरफ चामिन के पास इंटरव्यू के कैंडिडेट्स की लिस्ट आ गई थी, जिन सब का उसको इंटरव्यू लेना था। इसी बीच हमें पता लगता है कि उसकी पिछली मैनेजर ने जॉब इसीलिए छोड़ी थी क्योंकि उसे एक रिच बॉय मिल गया था और उसने उससे शादी भी कर ली थी। तभी उसका असिस्टेंट कहता है कि आखिर शादी और बच्चे भी तो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन चामिन की सोच तो कुछ और ही थी। वो कहता है इसके लिए शादी या लड़के की क्या जरूरत है, मेरे पास तो पहले से ही बहुत सारे बच्चे हैं। और वो ऑर्फन बच्चों की बात कर रहा था जिनकी वो हर समय मदद करता रहता था। अब जैसे ही शिन सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी तभी पैर अटकने की वजह से उसका शू निकलकर तो नीचे ही जा गिरा और थोड़ी देर बाद वो तो उसे चामिन के हाथ में देखती है। उसको देखकर वो सोचने लगी कि यही मेरा प्रिंस चार्मिंग होगा, लेकिन चामिन तो उस सैंडल की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो आकर उसको कहने लगता है कि मैं तुम्हें सू कर दूंगा, रेडी हो जाओ, क्योंकि तुमने मेरे ऊपर मर्डर अटेम्प्ट किया है और तुम्हारा ये डेंजरस हथियार सीधा मेरे सिर में आकर लगा था। देखो अगर मैं यहाँ पर मर जाता तो ये सारा पैसा या फिर ये लग्जरीज मैं कैसे एंजॉय कर सकता। उसे तो मरने से बहुत ही डर लगा करता था, लेकिन उसकी ये सारी बातें सुनकर तो शिन को लगता है कि कितना पागल इंसान है और उसको धक्का दे देती है, लेकिन फिर गिरने से बचा भी लेती है और बोलती है कि जो मेरा शू तुम्हें लगा था वो अनइंटेंशनल था, लेकिन अब मैंने इंटेंशनली तुम्हें बचाया है और पहले के लिए मुझे माफ कर देना। और अब वो एक अच्छी सी स्माइल के साथ इंटरव्यू रूम में एंटर करती है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी तब तो उसकी स्माइल एकदम से गायब ही हो गई, क्योंकि उसका इंटरव्यूअर कोई और नहीं बल्कि चामिन ही था। और उसको देखते ही चामिन तो कहने लगता है कि अब तुम्हारा क्या होगा, जिससे तो बेचारी उसे देखकर 100% श्योर हो गई कि अब तो ये जॉब मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं। लेकिन जाते जाते वो उसे एक कर्ज देकर जाती है कि तुम्हारे ऊपर कड़कती हुई बिजली गिर जाए और तुम भरी जवानी में इस दुनिया से चले जाओ। और चामिन उसकी इतने गुस्से में बोली गई बात को दिल से लगा लेता है और अपना लकी चार्म लेकर बस सारा टाइम ऑफिस में ही घूमता रहता था कि कहीं उसके ऊपर बिजली ना गिर जाए। इवन जब भी बारिश आया करती थी तब उसको शिन और उसका श्राप याद आ जाया करता था। यहाँ तक कि वो लड़की उसकी नजरों के सामने से हट ही नहीं रही थी, वो तो उसको हर जगह दिखाई दिया करती थी। शायद इसकी एक वजह ये भी थी कि इससे पहले किसी लड़की ने उससे इस तरह बात नहीं की थी। फिर वो उसके डॉक्यूमेंट्स देखकर चेक करता है कि कहीं इस लड़की ने मुझे हिप्नोटाइज तो नहीं कर दिया। और नेक्स्ट डे सुबह ही सुबह चामिन कॉल करता है शिन को और उसके लिए ये तो बहुत सरप्राइजिंग बात थी कि इतने बड़े होटल का मालिक उसको कॉल कर रहा है। उसने कहा कि तुम्हें हमारे होटल के लिए हायर कर लिया गया है। इससे शिन थोड़ा हैरान भी थी कि कहीं उसने मुझे परेशान करने के लिए ये सब तो नहीं किया, और इसी बात को वो उसे कह भी देती है। बट इस पर चामिन ने उसको कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो बस ये डर है कि कहीं तुम जैसी एविल विच फिर से मुझे कोई श्राप ना दे दे, इसीलिए मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। ये सब सुनकर शिन तो बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है मिलते हैं आज ही, टुडे इज आवर फर्स्ट डे। और ये सब सुनकर तो चामिन ब्लश ही करने लग जाता है जैसे ये उसकी फर्स्ट डेट ही हो। फिर ऑफिस जाने के लिए जैसे ही चामिन रेडी होता है तब तो वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था और अपने आप को देखकर ही सोचने लग जाता है कि कहीं वो लड़की मुझे देखकर मेरे प्यार में ही ना पड़ जाए। ऐसा हुआ तो चीजें बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाएंगी और इसी वजह से वो इस तरह की बैट लगा लेता है, जिसके बाद वो बहुत अजीब दिखने लगा। लेकिन ऑफिस में आते ही शिन ने चामिन को देखा तो सबसे पहले उसने बेल्ट की ही तारीफ कर दी और उसका किया हुआ प्लान तो उल्टा ही हो गया। फिर वो अपनी उस बेल्ट को ही उतार देता है। नेक्स्ट सीन में चामिन शिन का इंट्रोडक्शन अपने सारे कलीग्स के साथ करवा रहा था। अब उसका वेलकम करने के लिए सारे एम्प्लॉइज उसके साथ एक गेम खेलते हैं जिसमें अपनी बारी आने पर उन्हें एक सच बताना था
उन्हें अपना ड्रीम बताना था जो कि वो लाइफ में करना चाहते थे। अब जैसे ही यहाँ पर शिन का नंबर आता है तो उसके मुंह से सच निकल जाता है और उसने कह दिया कि मुझे सिंड्रेला बनना है, जिसको सुनकर चामिन थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है और सोचता है कि मैंने तो सोचा था ये लड़की अलग है, लेकिन ये भी बाकी लड़कियों की तरह ही गोल्ड डिगर निकली। उसको भी अपने लिए बस एक अमीर लड़का ही चाहिए। इस बात से गुस्सा होकर वो शिन को बुलाता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम तो सिर्फ मौके का फायदा उठाने वाली लड़की हो। यहाँ पर इतने बड़े होटल में तो जॉब करने के लिए सिर्फ इसलिए आई हो ताकि तुम्हें कोई अमीर लड़का मिल जाए और उससे इंट्रोड्यूस होकर तुम्हारी शादी हो जाए। इसे सुनकर शिन को भी गुस्सा आ गया और वो कहने लगी कि मेरा सपना मेरा पर्सनल है, इसलिए आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि मतलब होना चाहिए तो सिर्फ मेरे काम से। और फिर बातों ही बातों में इन दोनों की एक बेट लग जाती है जॉब कॉन्ट्रैक्ट पर, जिसमें वो एक बोतल वाइन लेकर आते हैं और कहते हैं कि जो सबसे पहले इस बोतल को खत्म करेगा वही जीत जाएगा। अगर शिन ने खत्म कर दी तो उसको जॉब मिल जाएगी। वहीं शिन तो सिर्फ फास्ट फूड खाया करती थी, उसको वही पसंद थे, जबकि चामिन हमेशा हेल्दी फूड खाता था क्योंकि उससे अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना था। और इसी वजह से वो दोनों आर्म रेसलिंग करने का डिसाइड कर लेते हैं, जिसमें कि शिन को ऐसा लगा जैसे उसने चामिन को चोट पहुंचा दी हो, लेकिन ये उसके बचपन की एक चोट थी। अब शिन तो उससे नहीं जीत सकती थी क्योंकि वो एक लड़का था। तो उसके बाद ड्रिंक करने का ही कंपटीशन होने लगता है और इस कंपटीशन में तो शिन ने उसको बुरी तरह हरा दिया क्योंकि उसे जॉब की इतनी ज्यादा जरूरत थी और चामिन को भी हार कर उसके जॉब कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने पड़ गए। साइन करते हुए वो कहता है कि बी प्रिपेयर, आगे के लिए तुम्हें बहुत काम करना है, जिस पर शिन ने उसे कहा कि मैं कुछ भी काम गलत नहीं करना चाहती। रही बात शादी करने की और प्यार करने की, ये सब का सपना भी होता है और अधिकार भी होता है, लेकिन चामिन ने इस बात पर उसको कहा कि मैं तो खुद से ही प्यार करता हूँ और मुझे डेटिंग या शादी की कोई भी जरूरत नहीं है। शिन जैसे ही उठकर यहाँ से जाने लगती है तब उसको बहुत तेज प्रेशर आ गया क्योंकि उसने इतनी ज्यादा वाइन जो पी रखी थी और वॉशरूम उस जगह से बहुत ज्यादा दूर था, इसलिए वो चामिन को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब एक बार को तो चामिन वहाँ से चला जाता है, लेकिन दोबारा से लौट कर आ जाता है क्योंकि वो ऐसी हालत में उसको अकेले नहीं छोड़ सकता था। अब वो उसे अपने हाथों में कैरी करता है और भागता हुआ वहाँ से चला जाता है, लेकिन साथ ही साथ वो उसे धमकियां भी दे रहा था कि मेरे ऊपर कुछ मत कर देना, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ही ले लूंगा। इस टाइम पर तो शिन चामिन को ऐसे देखे जा रही थी जैसे वो ही उसका रेस्क्यूअर हो और उसके सपनों का राजकुमार। अब अपना काम पूरा करने के बाद जैसे ही वो बाहर आती है तो वो बहुत शर्माई जा रही थी और बहुत ही वियर्ड एक्ट भी कर रही थी, लेकिन इस तरह से वो चामिन को बहुत ज्यादा क्यूट भी लगती है। बट इतने में ही सब कुछ पलट जाता है जब वहाँ पर एक अमीर सी लड़की आ जाती है और चामिन को हनी हनी कहकर पुकारने लगती है। एक्चुअली ये लड़की कोई और नहीं बल्कि चामिन की फियांसे थी। ये सब देखकर तो शिन के सपने एकदम से वहीं पर टूट कर रह जाते हैं। वो सोचती है कि इसने तो बोला था उसे शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, फिर उसके फियांसे कहाँ से आ गई। ये सब देखने के बाद शिन वहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही डैना यानी कि चामिन की फियांसे उससे पूछती है कि बेशक मैंने मान लिया कि हमारे रिलेशनशिप बिजनेस की वजह से है, ना ही तुम शादी करना चाहते हो और ना ही मैं, लेकिन फिर भी हमारे इस रिलेशनशिप के कुछ ना कुछ रूल्स तो होने ही चाहिए। मैं जब भी तुम्हें कॉल करूंगी तो तुम्हें मेरा कॉल हर हाल में पिक करना होगा। बट आगे से चामिन उसको कहता है कि मैं इस तरह के बॉन्ड में नहीं रहना चाहता, मैं कोई फ्रीडम फाइटर थोड़ी हूँ जो तुम्हारे एक कॉल पर दौड़ता चला आऊंगा। वहीं दूसरी तरफ शिन ये सारी चीजें बार बार सोचकर अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी। तभी उसकी बहन कहती है कि तुम ये जो इतने बड़े बड़े सपने देख रही हो ये कभी भी पूरे नहीं होने वाले, याद रखो ये सिर्फ ड्रीम्स और फिल्मों में ही होता है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जबकि चामिन बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रही थी क्योंकि शिन तो हर टाइम ही उसकी आंखों के सामने घूमती रहती थी। इसी वजह से वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक्सरसाइज करता रहता था। उधर शिन की बेस्टी जो कि एक वॉइस एक्ट्रेस थी वो शिन को कॉल करती है और उसे कहती है कि मेरी एक ऑडियो बुक है जो कि YouTube पर पड़ी हुई है, उसे देखो और उसकी थोड़ी सी रीच बढ़ाओ, साथ ही उस पे कमेंट्स भी करना ताकि मेरा काम कुछ तो चल सके। नेक्स्ट डे जैसे ही शिन ऑफिस पहुंचती है तभी वो दरवाजे पर ही चामिन से टकरा गई और चामिन तो अब उसे पी पी कहकर चिढ़ाने ही लग जाता है, जिस पर आगे से वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैं तो वॉशरूम टाइम पर पहुंच गई थी। वो बोलने लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ इसलिए तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए। वो भी कहती है कि मैं तो तुम्हें थैंक्स कहने ही जा रही थी, लेकिन इसी बीच तुम्हारी वो फियांसे वहाँ पर आ गई। तुम तो कह रहे थे कि मैं शादी वादी कुछ नहीं करना चाहता, बट फिर भी तुम्हारी एक फियांसे है। लेकिन चामिन तो इन सारी बातों से चिढ़ गया और उसको कहने लगा कि कहीं तुम मेरी हैंडसमनेस और अमीरपन से अट्रैक्ट तो नहीं हो गई हो।
बट इस बात पर तो शिन उसको साइको ही कह देती है कि मैं सारी जिंदगी अकेले गुजार लूंगी, लेकिन तुम्हारे जैसे साइको के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद शिन को पूरा होटल घुमाया जाता है जहाँ पर कि काफी अमीर अमीर लोग थे जो कि क्लब की ज्वाइनिंग भी किया करते थे। ये अमीर लोग किस तरह फन करते हैं ये सब देखकर वो तो हैरानी हो जाती है। उसने तो यहाँ पर ये भी नोटिस किया कि वहाँ आने वाली लड़कियाँ हमेशा चामिन से अट्रैक्ट हो जाती थी और उसके करीब आने की कोशिश करती थी, लेकिन चामिन ने तो आज तक किसी को भी भाव नहीं दिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कस्टमर आता है जिसको कि शिन चाहती थी कि वो ही विजिट कराए, लेकिन इसी बीच चामिन आकर उसको यहाँ से ले जाता है और कहता है कि अभी तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है। लेकिन वो दोनों जिस तरह से यहाँ साथ जा रहे थे उसको देखकर डैना तो बहुत ही ज्यादा जेलस होती है और कहती है कि मेरा मैन किसी लड़की के साथ इस तरह चल रहा है जैसे कि वो कपल हों। अब उसे यहाँ पर पता लगता है कि ये जो नई लड़की है इसका नाम शिन है और उसे याद आया कि यही लड़की उसके साथ कल भी थी। फिर कुछ गॉसिप्स के थ्रू उसे ये भी पता लगा कि ये लड़की सिंड्रेला बनना चाहती है, मतलब कि किसी अमीर लड़के को जल्दी से फंसाकर उससे शादी कर लेगी। जबकि चामिन ने तो सजा के तौर पर शिन को एक टास्क दिया था जिसमें कि उसको वहाँ की सारी चादरें वॉश करनी थी। इसी बीच डैना उसके पास आती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी विश के बारे में पता चला है, मैं तुम्हें एक जगह के बारे में बताती हूँ जहाँ पर तुम्हारी विश ट्रू हो जाएगी, और इस जगह का नाम था विश पवेलियन। नेक्स्ट सीन में डैना चामिन के पास पहुंचती है और उसको शिकायत लगाने लग जाती है कि मैं काफी टाइम से देख रही हूँ तुम उस नई आई हुई लड़की के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। कहीं उस गरीब सी लड़की के लिए तुमने मुझे छोड़ा या फिर उसके साथ रोमांस करते हुए कहीं पकड़े गए तो फिर मेरी पब्लिक में क्या ही इमेज रह जाएगी। तुम्हें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शिन यहाँ से छुट्टी होने के बाद यही डिसाइड करती है कि वो विश पवेलियन जाएगी, लेकिन अपनी विश पूरी करवाने के वहाँ पर $1000 लेते थे जो कि उसके पास थे ही नहीं। अब वो सीधा जाती है हवाजिन के पास, लेकिन वो भी क्या करती है, उसके पास इतने पैसे थे ही नहीं। अब वो अपनी दूसरी सिस्टर के पास गई। वहीं पर एक डॉक्टर था जो कि उसकी सिस्टर को पसंद किया करता था। वो उसको साइड में बुलाकर कहता है कि तुम मुझे अपनी बहन की रिंग का साइज लाकर दे दो, मैं तुम्हें $1000 दे दूंगा। और बस फिर क्या था, इसके बाद तो शिन को मौका ही मिल गया। वो चोरी चोरी से अपनी बहन की एक रिंग उठा लेती है और जाकर उस डॉक्टर को दे देती है ताकि वो उसका साइज ले सके, और देते हुए यही सोच रही थी कि मैंने तो किसी का भला ही किया है। फिर उससे पैसे लेकर सीधा विश पवेलियन पहुंच जाती है जहाँ पर उसे एक शमन टाइप की लेडी मिली। वो उसको बताती है कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है। वो तो उसको इन सब का हल भी पूछ रही थी। दूसरी तरफ चामिन तो इसी बात से परेशान था कि अब भी उसे दोबारा से जगह जगह पर शिन दिखाई दे रही थी, बट वो सोचने लगता है कि ये लड़की तो बहुत ही डेंजरस है, अब की बात तो मैं इससे दूरी ही बना के रखूंगा। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में जैसे ही चामिन शिन को मिलता है तब उसको चिढ़ाने के लिए कह देता है कि ये जो तुम्हारा सपना है सिंड्रेला बनने का, ये सपना ही रह जाएगा। तुम्हारे साथ तो कोई भी अमीर लड़का नहीं आने वाला, तुम्हारे में इतने गट्स ही नहीं है, ना ही तुम इस तरह की कोई स्पेशल लड़की हो कि कोई लड़का तुमसे इम्प्रेस हो सके। लेकिन ये बातें कहते कहते चामिन को बहुत ही ज्यादा बुरा भी लग रहा था। वो जैसे जैसे उसके करीब आ रही थी उसे लगा कि मैं तो इसके लिए फॉल ही कर जाऊंगा, क्योंकि वो इतनी ज्यादा सुंदर जो लग रही थी। लेकिन घबरा गया और कहने लगा कि प्लीज मुझसे फासला रखो, तुम में से बहुत गंदी सी स्मेल आ रही है। इस बात से तो शिन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने कपड़ों से स्मेल करने लगती है। फिर उसने सोचा कि शायद ये मेरी पोर्टी की स्मेल है जो कि मुझे नहीं बस अमीर लोगों को आती है। वहीं दूसरी तरफ उस शमन की बात उसे याद आती है जिसने कि कहा था कि अपनी विश एक कागज पर लिखो और उसे बार बार पढ़ती रहो, जिससे कि एक मैजिक होगा और तुम्हें तुम्हारा सपनों का राजकुमार मिल जाएगा। अब वही विश उसने एक नोट पर तो लिख ली थी, लेकिन वो नोट उड़ता हुआ कस्टमर के ऊपर जा गिरता है और वो कस्टमर था डोहोंग, जो कि बहुत हैंडसम, बहुत टॉल और काफी अमीर भी था। और यही है हमारे ड्रामे का सेकंड मेल लीड। लेकिन उसको देख देख कर तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि मेरा नोट उड़कर इसके ऊपर पहुँचा है, शायद ये कोई चमत्कार ही है, हो सकता है यही मेरे सपनों का राजकुमार हो। बट इसी बीच में उनको यहाँ पर चामिन भी देख लेता है। अब इसके बाद शिन तो चाहती थी कि वो ही डोहोंग को इस होटल का विजिट कराए, लेकिन तभी वहाँ पर एक असिस्टेंट आ गया और वो कहने लगा कि ये काम मैं करता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि आज चामिन और डोहोंग एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों तो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे रोमांटिक राइवल्स हों। डोहोंग चाहता था कि वो यहाँ के क्लब की मेंबरशिप हासिल करे, लेकिन आजकल मेंबरशिप तो अलाउ ही नहीं थी। लेकिन डोहोंग एक फेमस फिल्म मेकर था, उसने अभी अभी कुछ फिल्में की थी जिसकी वजह से उसे रिसेंटली एक बहुत बड़ा अवार्ड भी मिला था, जो अवार्ड था यंगेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। जिस बात का पता लगने के बाद तो शिन बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और जाकर उसको कहती है कि इस क्लब की मेंबरशिप का तो आप मुझ पर छोड़ दीजिए।
इसके बाद वो जाती है सीधा चामिन के पास। वहाँ पर उसके साथ डैना भी बैठी हुई थी और वो उसी के सामने कहने लगती है कि डोहोंग को यहाँ की मेंबरशिप दे दीजिए। अब जैसा कि देखा जा सकता था कि डैना भी यही चाहती थी, क्योंकि इसके बाद तो ये कंफर्म हो जाता कि चामिन शिन में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अब एक तरफ तो चामिन के ऊपर डैना का प्रेशर था और दूसरा शिन भी यही कही जा रही थी, और साथ ही शिन ने तो साइड में जाकर उसको चैलेंज भी कर दिया था कि आपने मुझसे कहा था ना कि मैं सिंड्रेला नहीं बन सकती, आप मुझे एक बार चांस तो देकर देखिए कि मैं कैसी सिंड्रेला बनती हूँ। और बस इसी चैलेंज की वजह से उसे डोहोंग की मेंबरशिप के लिए यस बोलना पड़ता है। इसके बाद तो शिन बहुत ही खुश नजर आ रही थी, इसीलिए वो डोहोंग को बाहर तक सी ऑफ करने के लिए भी आती है। बट यहाँ पर चामिन उसको खुद के क्लोज देखकर उसको धक्का दे देता है और फिर से कहता है कि मुझे तुम्हारे में से बहुत गंदी सी स्मेल आ रही है। उसके धक्का देने की वजह से वो तो डोहोंग के ऊपर ही गिर गई, लेकिन डोहोंग तो उसको कहने लगा कि तुमसे तो बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, और जाते जाते थैंक्स करने के लिए उसे एक लॉलीपॉप भी देकर जाता है। शिन को डोहोंग के इतना करीब देखकर पता नहीं क्यों चामिन बार बार जेलस किया जा रहा था, और इसी वजह से वो उसे एक बहुत डिफिकल्ट टास्क दे देता है और कहता है कि अगले हफ्ते हमारे इस क्लब में एक पार्टी है, इसीलिए तुम्हें यहाँ की सारी पेंटिंग्स चेंज करनी होंगी। यहाँ पर इतनी सारी पेंटिंग्स थी कि उनको चेंज करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, इसीलिए वो उसको एक आर्टिस्ट का कार्ड भी दे देता है। अब शिन तो जी जान लगाकर इसी काम में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ चामिन को तो हर एक जगह अपने राइवल की शक्ल में डोहोंग दिखाई दे रहा था, यहाँ तक कि वो तो अपने मार्शल आर्ट के टीचर में भी डोहोंग की ही शक्ल देख रहा था, और उसको देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और अपने टीचर की ही क्लास लगा देता है। दूसरी तरफ शिन उन पेंटिंग्स को इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत किए जा रही थी। वो काफी सारे लोगों से भी मिलती है, और जैसा कि हमें पता ही है कि वो एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी, इसलिए इसके जरिए वो आर्ट के बारे में बहुत कुछ सीख सकती थी। लेकिन उसी टाइम पर शिन को कॉल आती है उसी डॉक्टर की, जो कि उसकी बहन को प्रपोज करने वाला था, जिसने बताया कि मुझे तुम्हारी बहन ने तो रिजेक्ट ही कर दिया, इसलिए जो पेमेंट मैंने तुम्हें दी थी वो तुम मुझे वापस कर दो। अब बेचारी शिन भी क्या करती, उसने तो वो सारी ही खर्च कर दी थी। अब शिन उससे कहती है कि पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा एक काम कर सकती हूँ। एक्चुअली सूजन अपनी मॉम से बहुत प्यार करती है और वो उसके काफी करीब भी हैं। अगर तुम सूजन का दिल जीतना चाहते हो तो पहले तुम्हें मॉम को अपनी तरफ करना होगा। दूसरी तरफ हमें चामिन को दिखाया जाता है, जो कि एक अबंडन घर में गया था और वहाँ पर एक फोटो को देखकर कहता है कि आप बिल्कुल शिन जैसी लगती हो, शायद मैं शिन से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट भी हो जा रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ डोहोंग तो आज शिन को सीढ़ियों से गिरने से बचा लेता है, और इस तरह से डोहोंग को अपनी केयर करता देख वो तो एकदम से खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में उसे पता लगता है कि उसका आर्टिस्ट तो पेंटिंग देने से ही मुकर गया। वो उसके पीछे भागती है और आखिर में उसको पकड़ भी लेती है, जिस पर उसे पता लगा कि उसकी एक पेंटिंग शॉर्ट हो गई है, जिसकी वजह से वो आर्टिस्ट को देने से ही मुकर रहा था। अब तो शिन वो पेंटिंग खुद ही ड्रॉ कर लेती है। उधर चामिन तो बेचारा शिन के सपनों में ही खोए जा रहा था। उसके सपनों में तो शिन यही कह रही थी कि तुम एडमिट क्यों नहीं कर लेते कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, और इन्हीं सपनों के चलते सुबह हो जाती है। और आज जैसे ही चामिन अपने होटल में आता है तो वहाँ पर बहुत सारी अलग अलग तरह की पेंटिंग देखता है, जो कि उसे बहुत पसंद आई थी, और वो शिन को कहता है कि अगर तुम यहाँ पर अल्टीरियर मूव के साथ ना आती तो तुम बहुत मेहनती हो और बहुत आगे तक जा सकती थी, लेकिन अब तुम जल्दी जल्दी से किसी से शादी कर लो और यहाँ से दफा हो जाओ। और साथ ही उसे पार्टी के लिए भी इनवाइट कर देता है कि तुमने इतना अच्छा काम किया है, इसलिए तुम पार्टी में आना तो डिजर्व कर ही सकती हो, लेकिन प्लीज यहाँ पर कोई अच्छे कपड़े पहन कर आना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा मजाक ही उड़ने लग जाए। अब हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिन को देखते ही चामिन तो उसमें ही गुम हो गया था, क्योंकि वो इतनी सुंदर जो लग रही थी। लेकिन शिन तो उसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं देती और सीधा डोहोंग की तरफ चली जाती है, और इन दोनों को इस तरह साथ में जाता देखकर चामिन तो बहुत ज्यादा जेलस फील करता है। वहीं पर डोहोंग ने भी शिन को कह दिया कि ये पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं और एक दिन तुम मेरा भी पोर्ट्रेट बनाना। उस पार्टी में बहुत ज्यादा अमीर लोग आए हुए थे और वहीं एक लड़की भी थी जिसका नाम रीना होता है, और वो तो बार बार यहाँ पर शिन को नीचा ही दिखाई जा रही थी, क्योंकि उसे डोहोंग के साथ शिन को देखना अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहती है कि मैंने सुना है ये लड़की बहुत लालची है और पैसों के पीछे पीछे ही फिरती है, और उसे ऑफर भी देने लग जाती है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी सैलरी दूंगी अगर तुम मेरे घर पर हाउसकीपिंग की जॉब कर लो। मतलब कि वो तो उसको एक सर्वेंट की तरह ट्रीट कर रही थी, लेकिन इस वजह से शिन को यहाँ पर बहुत इंसल्ट फील होती है, लेकिन फिर भी वो अपने सपने की वजह से चुप रह जाती है और सोचती है कि चलो छोड़ो, अपने सपने के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। वो तो वैसे भी सिर्फ डोहोंग को ही इम्प्रेस करना चाहती थी। वहीं रीना ने उसे कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी, वो तो जेलसी में उसके लिए चॉकलेट मिल्क शेक ले आती है, लेकिन उसको तो ये बिल्कुल
बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो हाथ मारकर उसको शिन के कपड़ों पर गिरा देती है। यहाँ तक कि वो तो शिन को धक्का भी दे देती है, पर शिन ने तो उसका हाथ पकड़कर उसको भी साथ में गिरा दिया। अब वो इतनी ज्यादा वेल्दी और अमीर थी कि डो होंग भी उसी की तरफ हो गया और शिन को छोड़कर रीना का हाथ पकड़कर उसको ही उठाने लगता है और रीना को कहने लगता है कि कोई बात नहीं, इस लड़की की इतनी भी गलती नहीं है कि तुम उसको इतनी बड़ी सजा दे रही हो, इसको जाने दो, कोई बात नहीं। बट शिन तो यहाँ पर यही सोचे जा रही थी कि मैं आखिर इस लड़के के और अपने बारे में इतने सपने कैसे ही देख सकती थी। शायद मेरी इतनी औकात ही नहीं कि मैं इस लड़के के साथ रह सकूं। कुछ टाइम बाद डो होंग शिन की तरफ भी हाथ बढ़ाता है, लेकिन इसी बीच वहाँ पर चामिन आ गया और उसका हाथ झटके से हटा दिया। साथ ही कहने लगा कि मुझे चॉकलेट मिल्क शेक बहुत ज्यादा पसंद है और उसका हाथ पकड़कर उसको उठाने भी लगा। यहाँ पर तो सबको ऐसे ही लग रहा था कि जैसे ये एक तरह का लव कन्फेशन ही था, और वो भी इनडायरेक्टली। अब चामिन उसको उठाता तो है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी फियोंसे उसको थप्पड़ मार देती है। बट आज तो चामिन किसी भी चीज की परवाह नहीं कर रहा था। वो शिन को अपना कोट पहनाता है, उसको कवर करता है और अंदर लेकर चला जाता है। साथ ही वो उसको ये भी कहता है कि अपने कपड़े जरूर साफ कर लेना, क्योंकि इनमें आज तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। शिन को भी उसकी फिक्र होने लगी। वो उसको पूछती है कि तुम्हें ये थप्पड़ ज्यादा जोर से तो नहीं लगा? वो कहता है कि बहुत जोर से लगा है, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरा दांत ही हिल गया हो, लेकिन मैं इस तरह की बेइज्जती मेरे एम्प्लॉयज के साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे एम्प्लॉयज यानी कि तुम पर मेरे अलावा कोई भी आवाज नहीं उठा सकता। बट यहाँ पर शिन तो उसको यही कह देती है कि वो आपकी फियोंसे है, शायद इसीलिए उसको गुस्सा आ गया होगा। प्लीज आप जाकर डायना को समझाओ और उससे बात करो। बट जाते जाते चामिन उसको यहाँ पर बता देता है, भले ही हम दोनों मंगेतर हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से बिल्कुल प्यार नहीं करते और इस टाइम पर मुझे उसकी नहीं बल्कि तुम्हारी फिक्र हो रही है। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब वो डैना के पास चला जाता है, लेकिन डैना तो उसको गुस्से में डांटे ही जा रही थी और कहती है कि प्लीज मेरे पीछे मत आओ, कहीं ये ना हो कि मैं तुम्हें दूसरी गाल पर भी थप्पड़ मार दूं। अब डैना से इतना ज्यादा बेइज्जत होने के बाद चामिन पहुंच जाता है वॉशरूम में और वहाँ उसकी मुलाकात डो होंग से हो जाती है और वो तो अब उसके सामने उल्टी सीधी बातें ही करने लगा था कि तुम तो बहुत बड़ी चीज हो, क्या कोई ऑनर अपने एक छोटे से एम्प्लॉय के लिए इतना भी कर सकता है? शायद तुम भूल रहे हो, हम लोग अपर क्लास के लोग हैं और हमें इस तरह की लड़कियों से प्यार करना अलाउड ही नहीं है। बट चामिन तो उसको यहाँ पर कह देता है कि क्यों अलाउड नहीं है, मैं तो इस तरह के किसी भी ऑर्डर को नहीं मानता और वैसे भी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे जेलस हो रहे हो। अब इतनी सारी बातें कहकर चामिन तो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन डो होंग को अपनी पास्ट की लाइफ याद आने लगती है जहाँ पर उसके साथ एक लड़की थी और वो उसको इस वजह से छोड़कर चली गई थी कि वो सक्सेसफुल नहीं था। बट अब वो डिसाइड कर लेता है कि अब की बार मैं अपने प्यार में बिल्कुल भी नहीं हारूंगा। अब शिन पार्टी में वापस आती है और रीना से सॉरी बोलती है, क्योंकि उसे लगा था कि एज अ एम्प्लॉय मुझे अपनी जॉब बचाने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। बट रीना तो उसको यही कहने लगती है कि बुरा भी मैंने ही बोला और धक्का भी मैंने दिया, लेकिन सॉरी तुम क्यों बोल रही हो? और शायद तुम्हें इन्हीं बातों से सोच भी लेना चाहिए कि तुम्हारी औकात क्या है। वो उसकी बहुत इंसल्ट करती है, जिससे कि शिन यहाँ पर अपसेट हो गई थी। फिर चामिन उसके पास आता है और उससे पूछने लगता है कि अब तुम्हें क्या हो गया, जिस पर शिन ने कहा कि मेरे जैसा इंसान जो कि इतना गरीब है वो इतने बड़े बड़े सपने देखे, शायद ये सही नहीं होगा और अगर देखता भी है तो उसको इस तरह की बेइज्जती तो बर्दाश्त करनी पड़ती है। वो उसको हाथ पकड़ कर ले जाने लगता है कि मुझे बताओ किसने तुम्हारे इंसल्ट की। बट वो तो उसको कोई भी जवाब नहीं देती, जिसके बाद चामिन उसको समझाता हुआ कहता है कि तुम हर एक सपना देख सकती हो, तुम्हें हर एक अधिकार है सब कुछ अचीव करने का, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जिसको सुनकर शिन भी थोड़ा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा करो। और जैसे ही पार्टी के लोग उनकी तरफ देख रहे थे तभी वो शिन को एकदम से किस कर लेता है। सब लोग तो देखकर उसको शॉक ही हो गए थे। अब शिन भी बाहर आकर उसको कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं भावनाओं में बह गई थी। लेकिन चामिन उसको कहता है कि मैं भावनाओं में नहीं बहा, मैंने जो कुछ भी किया है मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूँ। और रही बात किस की, उसमें तुमने मेरे साथ बराबर का पार्टिसिपेट किया है। अगर तुम इसको गलती मानती हो तो ये हम दोनों की ही गलती होगी। और साथ ही वो उसको कहता है कि जब लोगों को पता लगेगा कि चंगदम हेवन के ऑनर ने तुमको सबके सामने किस किया है, फिर तो तुम्हारे आगे पीछे लड़कों की लाइन ही लग जाएगी। साथ ही बहुत सारे लोग तो तुमसे जेलस भी होंगे और इस तरह से मैं तुम्हारी फेरी गॉड मदर बन जाऊंगा, जैसे कि सिंड्रेला की थी। इस तरह की बातें करके उसने उस सिचुएशन को तो कवर कर लिया था, लेकिन अब भी उसको हर जगह शिन ही दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही डायना घर पहुंचती है, वहाँ पर हमें दो अंकल दिखाई देते हैं। वो तो जब भी गुस्सा होती थी उन पर ही चिल्लाया करती थी, जिससे वो दोनों तो यहाँ पर समझ ही गए कि ये अपने फियोंसे से लड़कर आई है।
दूसरी तरफ शिन जब घर पहुंची, वहाँ पर वो डॉक्टर ग्यू आया हुआ था और शिन के कहने की वजह से उसकी मॉम का दिल जीतने में लग गया। दूसरी तरफ चामिन भी आज तो परेशान होकर अपने मास्टर को कह ही देता है कि मैं एक लड़की को लाइक करता हूँ, लेकिन मेरी इस पोजीशन की वजह से मुझे अलाउड नहीं है कि मैं उस लड़की को लाइक करूँ। मास्टर ने पूछा कि क्या वो लड़की मैरिड है, जिस पर उसने बताया कि नहीं, वो मैरिड तो नहीं, लेकिन वो सिंड्रेला बनना चाहती है। मेरी मॉम ने भी मेरे डैड के साथ कुछ ऐसा ही किया था, वो उनके प्यार में पड़ गए थे, लेकिन इन द एंड मॉम ने डिवोर्स ले लिया और सारा पैसा लेकर वहाँ से चली गई और हम दोनों को अकेला ही छोड़ गई। मेरे डैड तो आज तक टूटे हुए दिल के साथ घूम रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो। आज तो क्लब में चामिन से बहुत सारी क्वेश्चनिंग की जा रही थी, क्योंकि रात उसने शिन को किस जो कर लिया था, बट वो तो इतना कहकर पीछा छुड़ाने लगता है कि ये छोटी मोटी गलतियां तो ड्रंक करके होती ही रहती हैं। वहीं शिन के पास जो होंग आता है, वो उसको चाय सर्व करती है, बट चाय सर्व करते हुए तो उसका हाथ ही जल गया था, इसलिए वो उसके हाथ पर एक आइस पैक लगाता है और पूछता है कि तुम्हारे और मिस्टर चामिन के बीच आखिर चल क्या रहा है। वो कहती है कि वो तो सिर्फ मेरे एक बॉस हैं, वो कल ड्रंक थे और ड्रंक होकर तो ऐसी हरकतें होती रहती हैं। अब यहाँ पर डो होंग उसके बालों में एक क्लिप लगाता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हें स्टूडियो में मिलना चाहता हूँ। यहाँ से जाते जाते वो चामिन के पास आता है और उसको कहता है कि तुम तो बहुत हिम्मत वाले निकले, तुमने तो अपनी लाइन ही क्रॉस कर दी, बट अब तुम भी समझ लेना कि मैं कभी भी अपनी लाइन क्रॉस कर सकता हूँ। हमारे बीच तो अब टक्कर का मुकाबला होने वाला है। उसकी ये सारी बातें सुनकर चामिन को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है, सिर्फ ये कहकर कि मैं ऐसा ही तो चाहता था कि सिन का पैचअप किसी के साथ हो जाए और इस बारे में मुझे दुखी भी नहीं होना चाहिए, मैं तो बहुत खुश हूँ। उधर असिस्टेंट सिन के पास जाता है और उसको कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है हमारे बॉस तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ फीलिंग्स तो जरूर रखते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी लड़की को इतना स्पेशल फील नहीं कराया। फिर वो ये चेक करने का तरीका उसे बताता है, जिसको करते हुए वो तो सीधा चामिन के ऑफिस में पहुंच जाती है और उसको कहती है कि ये क्लिप आज मुझे डो होंग ने दिया है और मुझे मिलने के लिए अपने स्टूडियो में भी बुलाया है। पहले तो चामिन बहुत गुस्सा करता है कि तुम इस तरह उस लड़के से मिलने के लिए कैसे जा सकती हो, बट बाद में कह देता है कि मैं यही तो चाहता था, तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकती हो। शिन उसको कहती है कि एक्चुअली मेरे माइंड में बार बार वो कल वाली किस याद आ रही है, मेरे कुछ क्वेश्चंस है और मैं उन्हें कंफर्म करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तो तुम्हारे दोबारा किस करना चाहती हूँ। जैसे ही वो उसके करीब आती है तब तो चामिन ने अपनी आंखें ही बंद कर ली थी। एक्चुअली यही चामिन का टेस्ट था, अगर वो उसे किस करने देगा तो शायद चामिन उसको लाइक करने लगा है, लेकिन चामिन ने तो बड़ी मुश्किल से अपनी फीलिंग्स को काबू में करके पीछे ही हो गया। इसके बाद उसने कहा कि तुम जा तो रही हो डो होंग से मिलने के लिए, लेकिन इस तरह नहीं जा सकती। वो उसको शॉपिंग पर लेकर जाता है, बट शॉपिंग पर सिन तो उसके पैसों से कपड़े नहीं खरीदना चाहती थी, इसलिए उल्टे सीधे कपड़े पहनकर उसके सामने आती है, जो कि चामिन को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए वो खुद ही उसको कुछ ड्रेसेस सिलेक्ट करके देता है और जाते जाते उसको ये भी कह देता है कि तुम्हारी पसंद बहुत खराब है और याद रखना कि मैं तुम्हारी फेरी गॉड मदर हूँ, इसीलिए तुम्हारा मैचअप कराने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रही बात पैसों की, तो उनकी फिक्र मत करना, मेरे पास बहुत पैसा है। लेकिन नेक्स्ट डे चामिन तो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था कि पता नहीं वो डो होंग के साथ स्टूडियो में क्या ही कर रही होगी। वहीं दूसरी तरफ स्टूडियो में तो डो होंग ने शिन के लिए खाना रेडी किया हुआ था। वो दोनों बैठकर खाना खाते हैं, जहाँ डो होंग ने उसे कहा कि क्या तुम मेरे लिए एक स्टोरी बुक बना सकती हो, मुझे ये पता लगा है कि तुम्हें पेंटिंग करना बहुत पसंद है और मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हारा जो मन हो तुम वो करो। फिर वो उसके थोड़ा करीब आता है और उसको आकर कहता है कि क्या तुम्हें मेरी फीलिंग समझ में नहीं आती, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जैसे ही वो उसको किस करने लगता है कि तभी वो दोनों डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर शिन को तो चामिन की याद आ गई थी और साथ ही साथ उस कमरे में कोई और भी था और वो था डो होंग का बड़ा भाई, जो कि एक जगह से निकलकर बाहर आता है और उसको कहता है कि तुम बहुत दोगले हो। एक्चुअली उसका ये भाई पैरासाइट ही था, वो बार बार उससे पैसे मांगने के लिए आया करता था, लेकिन जब डो होंग उसको पैसे देने के लिए मना कर देता है, फिर तो वो शिन के सामने ही उसकी इंसल्ट करने लग जाता है और वो कहता है कि ये तुमसे तो कह रहा है कि तुम्हारा जो मन हो वो कर लो, लेकिन ये खुद ऐसा नहीं करता, ये वही करता है जो लोगों को अच्छा लगे, यानी कि फिल्में बनाना, बल्कि असल में तो ये एक नॉवलिस्ट है और थर्ड क्लास के बेकार से रोमांटिक नॉवल लिखता है।
इसने बहुत सारे नॉवेल्स तो ऐसे लिखे हैं जो कि दुनिया भर में फैले हुए हैं, लेकिन ये असली नाम से नॉवेल्स नहीं लिखा करता था। ये सब सुनकर डोहोंग तो बहुत ज्यादा इंसल्ट फील करता है और अपने भाई को यहाँ से निकाल देता है। साथ ही उसने तो शिन को भी कह दिया था कि तुम भी यहाँ से जा सकती हो, बट शिन ने उसको कहा कि इस बात में शर्मिंदगी महसूस करने की क्या जरूरत है, कम से कम तुमने ये सब अपने बलबूते पर तो किया। लेकिन डोहोंग उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम जाकर क्लब में ये सारी बातें मत बताना, नहीं तो मेरी मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। वहीं जैसे ही शिन बाहर निकलती है तो चामिन भी उसका पीछा कर रहा था और वो देखता है कि शिन इतनी जल्दी बाहर निकल गई है, तो मतलब इन दोनों के बीच कुछ हुआ नहीं होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग में चामिन तो बहुत जल्दी ऑफिस पहुंच जाता है क्योंकि वो शिन से पूछना चाहता था कि आखिर तुम्हारी मुलाकात कैसी रही। इतने में ही डैना भी वहां से पहुंच जाती है और चामिन से पहले वो ही शिन से बात करने लगती है। वो उससे बोलती है कि उस रात के लिए सॉरी, जब मेरे फियोंसे ने तुम्हारे साथ इस तरह का बिहेव किया था। एक्चुअली हमारे बीच एक बेट लगी थी कि मैं इस लड़की को, जो कि बहुत गरीब है, एक बहुत अमीर लड़का ढूंढ कर दूंगा, और बस इसी बेट के चक्कर में वो इतना आगे निकल जाएगा, मुझे तो ये अंदाजा भी नहीं था। और वैसे भी हम अमीर लोगों के लिए ये सब एंटरटेनमेंट होता है और इसी चक्कर में हमने तुम्हें भी इस कहानी का हिस्सा बना दिया। ये बातें सुनकर शिन को बहुत बुरा तो लगा था, लेकिन फिर भी वो डैना को चिढ़ाने के लिए कह देती है कि मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा क्योंकि चामिन एक बहुत अच्छा किसर है। ये सुनकर तो अब डैना को बहुत ही गुस्सा आ जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ शिन के पास तो चामिन आ जाता है और वो उससे पूछने लगता है कि तुम्हारी मुलाकात कैसी रही, लेकिन शिन को तो उस पर गुस्सा आ रहा था और वो कहती है कि पहले तो तुमने मुझे किस किया और फिर दूसरे लड़के के पास भेज दिया, आखिर तुम्हें क्या अधिकार है छुट्टी वाले दिन भी ये पूछने का कि मैं कहाँ गई थी। अब के बाद मेरी लाइफ को अपना खेल समझने की कोई जरूरत नहीं है। बट उसकी इतनी कड़वी बातें सुनकर चामिन तो हैरान था कि आखिर इसको हो क्या गया है। दूसरी तरफ डायना का गुस्सा तो उसके अंकल पर ही निकलता था। अब तो उसके अंकल सोचते हैं कि जिस लड़की की वजह से ये इतना गुस्सा कर रही है, हम उस लड़की को उसकी जिंदगी से ही निकाल देते हैं। अब वो पहुंच जाते हैं चंगदम हेवन में और वहाँ पर पहले तो वो शिन की पहचान करते हैं और जब उसकी छुट्टी होती है तब उसको किडनैप कर लेते हैं और वो पेपर स्प्रे जो उसने अपनी हेल्प के लिए रखा हुआ था वो उसकी खुद की आंखों में ही गिर गया, जिसकी वजह से वो बेचारी तो आसानी से ही किडनैप हो जाती है। जबकि उसकी बेस्टी तो उसका खाने पर वेट कर रही थी। जब बहुत देर तक वो नहीं आई तो वो सीधा चंगदम हेवन में ही पहुंच जाती है और वहां जाते ही चामिन से मिलती है और यहाँ पर वो तो इतना पॉजिटिव दिख रहा था कि वो जल्दी से पहचान गई कि आप ही इस होटल के ओनर होंगे। चामिन जब उसकी बेस्टी से सुनता है कि वो बहुत देर से यहाँ से निकल तो गई थी लेकिन अपने घर नहीं पहुँची, इसकी वजह से तो वो बहुत ही परेशान हो जाता है और उसको होटल में ही बिठा लेता है, जब तक शिन नहीं मिलती तुम यहीं पर ही रहो। वहीं दूसरी तरफ शिन तो उन अंकल से कह रही थी कि मैं तो इतनी अमीर भी नहीं हूँ, मेरे बदले आपको मिल ही क्या जाएगा। वो बहुत रिक्वेस्ट करती है कि आप मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन वो तो उसे डरा धमका कर चुप करा देते हैं और कुछ काम करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर शिन की जेब में उसका फोन रखा हुआ था। वो अपनी वॉइस के थ्रू अपना फोन ओपन करती है और अपनी बेस्टी को कॉल लगा देती है। अब जैसे ही शिन की कॉल उस पर आती है तो चामिन भी परेशान हो जाता है क्योंकि वो वहीं पर बैठा हुआ था। उसने पूछा कि तुम कहाँ गई हो। वो बोलती है कि मैं किडनैप हो गई हूँ और जहाँ वो बांधी गई थी उस प्लेस का पता भी वो बता देती है। उसके किडनैप की बात सुनकर तो चामिन बहुत डर गया। उसे अपने बचपन की किडनैपिंग याद आ गई थी, इसलिए वो शिन को बचाने के लिए जल्दी जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाता है। वहीं अंकल तो शिन से बस एक ही बात चाहते थे कि तुम चामिन से दूर रहो क्योंकि वो हमारा दामाद बनने वाला है और वहीं तुम्हारी वजह से डैना भी बहुत अपसेट है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम ये होटल छोड़कर चली जाओ। अब उस बेचारी को तो ये जॉब इतनी मुश्किल से मिली थी और साथ ही उसको इसकी बहुत जरूरत भी थी, इसलिए वो उसको धमकी देते हैं कि अगर तुम अपना रेजिग्नेशन लेटर नहीं लिखोगी तो हम तुम्हारे बाल काट देंगे। बट इतने में ही वहाँ पर चामिन की एंट्री हो जाती है। बिल्कुल हीरो की तरह से वो उन अंकल से लड़ता है और उनको वहीं पर गिरा देता है। इसके बाद वो सीधा आता है शिन के पास और उसको हक कर लेता है। कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो गया था। अब शिन तो बच गई थी लेकिन उन्होंने उन दोनों अंकल्स को बांध दिया और वो एडमिट भी कर लेते हैं चामिन के सामने ही कि हम तुम्हारे होने वाले ससुर हैं। हम तुमको कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाना चाहते थे, लेकिन इस लड़की की वजह से हमारी डैना बहुत परेशान थी और तुमने इसी की वजह से उसको चीट भी किया है। अब जैसा कि उन्होंने शिन को किडनैप किया था इसलिए वो उनसे बदला तो जरूर ही लेती, इसीलिए वो उनकी आईब्रोज क्लीन कर देती है और उनकी फोटोज भी ले लेती है। साथ ही साथ उसने उनको ये भी बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा आप लोग सोच रहे हैं। वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। थोड़ी देर तो शिन बहुत आराम से खड़ी रहती है, लेकिन फिर वो चामिन को मारती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है।
लेकिन चामिन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। वो चाहता था कि शिन जितना चाहे उसको मार ले। फिर यहाँ से जाते हुए रास्ते में वो बताता है कि एक दफा बचपन में मैं भी किडनैप हो गया था और मुझे किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि मेरी नैनी ने ही कुछ लोगों के साथ मिलकर करवाया था। साथ ही उसने ये भी बताया कि अब तक उसके लाइफ में जितनी भी लेडीज आई हैं उन्होंने उसको धोखा ही दिया है, इसलिए उसको कभी भी किसी लेडी पर यकीन ही नहीं हुआ। वो तो विमेंस को हमेशा से पत्थर दिल समझता आया था। उस टाइम भी मुझे इसी अम्ब्रेला ने बचाया था और अब तुम्हें बचाते हुए भी इसी अम्ब्रेला ने मेरी हेल्प की है। इस बात को सुनकर शिन कहती है कि फिर तो ये अम्ब्रेला बहुत मिरेकल है। जिस पर चामिन ने उसको पूछा कि क्या तुम्हें भी ऐसी अम्ब्रेला चाहिए, लेकिन उसने मना कर दिया कि मुझे ऐसी अम्ब्रेला नहीं चाहिए क्योंकि मुझे इसने नहीं बल्कि तुमने बचाया था। अब जैसे ही शिन अपने घर पहुंचती है तो वहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एक्चुअली उन लोगों को पता लग गया था कि शिन ने डॉक्टर ग्यू से रिंग के साइज के बदले $1000 लिए हैं। वहीं सूजन तो बहुत ज्यादा सैड दिखाई दे रही थी क्योंकि उस डॉक्टर ने उसको चीट किया था। एक्चुअली सूजन ने अपनी आंखों से डॉक्टर को किसी और लड़की को प्रपोज करते हुए देख लिया था। वहीं हवाजिन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया करता था, इसलिए वो अपना सारा गुस्सा शिन के ऊपर निकाल देती है। लेकिन शिन ने कहा कि मैं सॉरी क्यों बोलूं, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन हाँ, इस बात की सॉरी मैं तुमसे जरूर बोलूंगी कि मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा बनी। हालांकि उनकी स्टेप मॉम कभी भी इविल नहीं थी। वो तो अपनी लड़कियों के साथ साथ शिन की भी काफी केयर किया करती थी, लेकिन शिन उन लोगों से खुद ही फासला रखना चाहती थी क्योंकि शायद उसको ये सौतेले रिश्ते बिल्कुल भी नहीं भाया करते थे। अब हवाजिन से लड़ाई होने के बाद शिन तो घर छोड़कर ही निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ चामिन पहुंच जाता है सीधा डायना के पास और उसको कहता है तुम मुझे मारो, डांटो या कुछ भी करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन आज तुम्हारे अंकल्स ने शिन के साथ जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं था। अगर दोबारा से ऐसा कुछ किया तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा और हाँ, ये रिश्ता भी मैं तोड़ दूंगा। इस बात पर तो अब डायना को बहुत गुस्सा आया हुआ था। जैसे ही उसके अंकल घर पर आते हैं फिर तो वो सारा गुस्सा उन पर ही निकाल देती है। वहीं शिन अपने पुराने से घर में चली जाती है जो कि काफी टूटा फूटा था और वो पहले अपने डैड के साथ वहाँ रहा करती थी। अब इस घर में ना तो पानी था और ना ही हीटर, इसलिए वो बेचारी तो ठंड के मारे सो ही नहीं पाती और सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाती है क्योंकि ऑफिस तो बहुत दूर था और उसे वहाँ पर जाने में देर लग जाती। अब शिन के किडनैप होने के बाद आज तो चामिन फैसला ही कर लेता है कि वो अपने वर्कर्स को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देगा क्योंकि जो शिन के साथ हुआ है वो उनके साथ ना हो जाए। लेकिन जैसे ही शिन होटल में आती है तब तो वो बहुत ज्यादा लेट हो चुकी थी और उनसे पहले ही सबकी ट्रेनिंग भी हो गई थी, इसीलिए अब तो चामिन उसको स्पेशल क्लास देने लगता है। फिर वो कहता है कि तुम मुझे किसी बदमाश लड़के की तरह हक करो और फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अपना सेल्फ डिफेंस किस तरह करना है। जैसे ही वो उसको हक करती है कि वो दोनों ही ब्लश करने लग जाते हैं क्योंकि वो इतना करीब जो आ गए थे। अब वो दोनों मिलकर बहुत प्रैक्टिस करते हैं और उसको एंजॉय भी करते हैं। लेकिन इसी बीच वहाँ पर डो होंग आ गया और वो तो चामिन को चिढ़ाने के लिए ये कह देता है कि शिन, जब तुम मेरे स्टूडियो में आई थी तब हम दोनों ने मिलकर कितना एंजॉय किया था और बस अब तो जैसा डो होंग चाहता था वैसा ही हो गया। चामिन के दिल में तो ये बात घर कर गई कि आखिर इन दोनों के बीच क्या हुआ हो जिसको इन्होंने इतना एंजॉय किया था। वहीं डो होंग शिन को साइड में लेकर चला जाता है और उसको कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ डेटिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ। अब शिन उसको कहती है कि तुम्हारा जो सीक्रेट है वो सीक्रेट ही रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे काबिल हूँ। तुम्हें तो कोई भी बहुत अच्छी और अमीर घर की लड़की मिल जाएगी, इसीलिए शायद तुम्हें मेरा ख्याल छोड़ ही देना चाहिए। लेकिन इस पर डो होंग कहता है कि मेरी सच्चाई जानने के बावजूद भी तुम मुझसे दूर नहीं हुई, इसीलिए तुम ही मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल हो। वहीं चामिन के माइंड में तो पता नहीं क्या क्या आ रहा था। वो सोच रहा था कि कहीं डो होंग ने एंजॉय के चक्कर में उसको किस तो नहीं कर लिया होगा, और ये सोच कर तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हुआ जा रहा था। इसीलिए वो अपने गले पर नैपकिन लपेट कर आ जाता है और उसको कहता है कि मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, लेकिन तुमने तो मुझे इतना जोर से मारा कि मेरी गर्दन में ही मोच आ गई। ये सब तुम्हें मुझ पर यूज नहीं करना था बल्कि डो होंग जैसे बुरे लड़के पर यूज करना था। लेकिन उसको चिढ़ाने के लिए शिन भी कह देती है कि अरे डो होंग वो तो कितना स्वीट लड़का है और उसने तो आज मुझे डेटिंग के लिए भी पूछ लिया। ऐसा ही होता है एक रियल मैन। एक्चुअली वो तो उसको ये शो करवाना चाहती थी कि अगर वो उससे प्यार करता है तो वो भी उसको अप्रोच करे। साथ ही वो तो ये भी कह देती है उसने तो अपना स्टेटस भी नहीं देखा, अगर उसकी जगह तुम होते तो क्या किसी गरीब लड़की से प्यार कर पाते। बट चामिन कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस पर तो शिन ने भी उसको चैलेंज दे दिया और कहा कि मैं भी देखती हूँ तुम इस गरीब लड़की के घर में एक रात किस तरह गुजारोगे। और उसका ये चैलेंज तो वो तुरंत ही मान जाता है। अब रात को वो ड्राइव करते हुए उसके घर ही जा रहे थे
जो कि शहर से बाहर था। अब जैसे ही वो घर आता है तब तो चामिन उसके घर को देखकर हंसने लग गया, क्योंकि आज से पहले उसने इतना टूटा फूटा और पुराना घर कभी भी नहीं देखा था। लेकिन फिर भी वो वहाँ रात गुजारने का फैसला कर लेता है। अब चामिन की गाड़ी में तो हमेशा से ही कैंपिंग का सामान रहा करता था, इसीलिए वो उस सामान को निकालता है और दोनों बाहर बैठ जाते हैं और वहीं बैठकर खाना भी खाने लगते हैं। अब बातों बातों में शिन उसको अपने बारे में बताने लगती है कि उसकी और उसकी फैमिली के रिश्ते किस तरह हैं। ऑल्दो उसकी फैमिली तो उसके साथ अच्छा बिहेव करने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसको ही इस तरह के सौतेले रिश्ते पसंद नहीं। इस पर चामिन तो उसको बहुत समझाता है और कहता है कि अगर वो तुम्हारे साथ रिलेशन रखना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कम से कम तुमको रिश्ते मिल तो रहे हैं। अगर तुम्हारी स्टेप मॉम तुम्हें इतना प्यार करती है तो मेरे हिसाब से तुम्हें भी आगे बढ़कर उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब उसकी बातें सुनकर शिन को भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और शायद वो इस बात को समझ भी गई थी। वहीं दूसरी तरफ हवाचिन को मिलता है डॉक्टर ग्यू और वो तो उसको पीटने ही लग जाती है और साथ ही उसको डराने की कोशिश भी करती है। लेकिन वो डॉक्टर तो यही कहे जा रहा था कि मैंने तुम्हारी बहन के साथ चीट नहीं किया, और साथ ही साथ उसको ये भी बताता है कि उस दिन शिन ने ही मुझे वो सारे गिफ्ट्स दिए थे जो कि मैंने तुम्हारी मॉम को ला कर दिए, और उसने ही वो सारा खाना भी भिजवाया था। वो तो तुम लोगों की बहुत केयर करती है। दूसरी तरफ शिन और चामिन को तो एक ही ब्लैंकेट शेयर करना पड़ता है। साथ ही उनके फोन पर मैसेज भी आ गया था जो कि अलर्ट था कि आज रात बहुत हैवी स्नोफॉल होने वाली है। इस बात से तो चामिन बिल्कुल ही डर गया था और सोचने लगा कि कहीं इस स्नोफॉल में हम मर ही ना जाएं। इसलिए वो शिन को लेकर अपने घर जाने का फैसला करता है। जैसे ही वो दोनों उनके घर जाते हैं फिर तो शिन उसके घर को देखकर बिल्कुल हैरान ही रह गई, क्योंकि आज से पहले उसने इतना बड़ा घर देखा ही नहीं था। अब वो सबसे पहले जाकर शावर लेती है, लेकिन उससे तो टैप बंद करना ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ पर हर एक चीज बहुत ज्यादा एडवांस थी। इसी वजह से चाउमिन को अंदर आना पड़ता है टैप बंद करने के लिए। यहाँ पर शिन ने बाथरोब तो पहना हुआ था, लेकिन फिर भी चाउमिन बहुत ज्यादा हेजिटेट हुआ जा रहा था उसको देखने से। यहीं पर चाउमिन का पैर फिसल जाता है और इसकी वजह से वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और यहीं पर उन दोनों की एक्सीडेंटल किस भी हो गई थी। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन शिन के पास कॉल आती है हवाचिन की। वो कहती है कि मैंने बीफ मंगाया है, तुम जल्दी से घर पर आ जाओ। ये सुनकर शिन बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि हवाचिन का उसको इस तरह बुलाना उसे बहुत अच्छा लगा था। वो जाने लगती है, लेकिन चामिन को लगा कि शायद वो डोहोंग के घर जा रही है, इसीलिए वो उसको रोकता है। लेकिन इसी बीच उसके बाथरोब की बेल्ट ही खुल जाती है। फिर चामिन उसको कहने लगता है कि तुम्हें इतनी रात को किसी लड़के के घर जाना क्या अच्छा लगता है। वो बोलती है कि मैं अभी तक किसी लड़के के घर पर ही हूँ, और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं किसी और के घर पर नहीं बल्कि हवाचिन के बुलाने पर अपने ही घर जा रही हूँ। इस बात को सुनकर चामिन खुश तो था कि उसकी फैमिली ने उसे दोबारा बुला लिया है, लेकिन फिर भी वो दोनों यही सोच रहे थे कि काश चामिन उसको एक बार फिर से रोक लेता। जैसे ही शिन अपने घर पर पहुंचती है तब उसकी मॉम उसका बहुत अच्छे से वेलकम करती हैं और उसको कहती हैं कि मैं तुम्हारी वो बुरी वाली स्टेप मॉम कभी भी नहीं बनना चाहती थी, मैंने तुम्हें इस तरह ही रखा है जैसे कि अपनी बेटियों को। सूजन भी उसके पास आकर उसको माफ कर देती है कि मुझे पता लग गया है कि तुम्हारी ऐसी कोई भी गलत इंटेंशन नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ चामिन अपने डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और जाकर उनको कहता है कि लाइफ में प्यार और फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन डैड ने तो उसको यही कह दिया कि ऐसी बात सोचना भी मत। वैसे भी मैंने तुम्हें बचपन से सिखाया है कि तुम्हारी लाइफ में लड़कियां सिर्फ एक पत्थर की तरह हैं, और क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी मम्मी ने मेरे और तुम्हारे साथ कितना बुरा किया था, किस तरह से वो हम दोनों को छोड़कर चली गई थी। शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो जाए, इसलिए अच्छा होगा कि तुम किसी लड़की से दिल न लगाना। अपने डैड की ये बातें सुनकर चामिन को पुरानी बातें याद आने लग जाती हैं। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि आज डोहोंग के साथ एक लेडी भी आई हुई थी, जिसने कि अपना आधा फेस अपनी हेड से छुपाया हुआ था, जो कि अपना नाम लिली बताती है। और यहाँ पर उसके फेस कवर करने की वजह से वो थोड़ी मिस्टीरियस दिखाई पड़ रही थी। अब क्रिसमस का दिन आ गया और वहाँ पर इतनी अच्छी सेलिब्रेशन देखकर शिन तो बहुत ही खुश हो जा रही थी, जिसको कि चामिन बस लगातार देखे जा रहा था। और ये बात डायना ने भी नोटिस की, क्योंकि चामिन ने उसके साथ तो ऐसा बिहेव कभी नहीं किया था। अब डायना एक साइड में बैठी हुई थी और शिन को ही देखे जा रही थी, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही थी। तभी उसके पास रीना आ जाती है और उसको कहती है कि क्या तुमने इस लड़की को अब तक सबक नहीं सिखाया, तुम तो बहुत सीधी सादी हो, देखो इस तरह के लोगों के साथ कैसा बिहेव किया जाता है। वो उसे बुलाती है और बहुत ह्यूमिलेट करने लग जाती है। वो उससे फर्श पर बार बार पोछा लगवाती है, लेकिन शिन तो चुपचाप ये सारा काम कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इतने वीआईपी लोगों के साथ उसका कोई भी झगड़ा हो जाए। लेकिन बाद में उसको चामिन की बातें याद आने लग जाती हैं और वो उस मॉम में से वो डंडा निकाल लेती है और घुमा घुमा कर रीना को डराने ही लग जाती है।
और रीना को कहने लगती है कि तुम जैसे अमीर लोग तो यही सोचते हैं कि सपने देखने का हक सिर्फ तुम लोगों को ही है। वहीं पर डोहोंग आ जाता है, तब रीना उससे चिपकने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन डोहोंग तो उसको अपने बीच फासला रखने के लिए कह देता है और सबके सामने अपना लव कन्फेशन कर लेता है और सब लोगों को बताता है कि शिन मेरे पीछे नहीं पड़ी, बल्कि मैं ही शिन को अप्रोच किए जा रहा था। मैंने तो उसको प्रपोज भी कर दिया, लेकिन शिन ने अब तक मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। और डोहोंग की ये सारी बातें सुनकर तो चामिन एकदम से शॉक हो गया। उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब चामिन का मुंह तो बिल्कुल लटक सा गया। वहीं होटल का सारा स्टाफ शिन को छेड़ने ही लग जाता है कि तुम कब होटल से रिजाइन कर रही हो, तुम्हें तो तुम्हारे सपनों का राजकुमार मिल ही गया। लेकिन इस बात से शिन बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसको तो सारी जगह चामिन का लटका हुआ मुंह दिखाई दे रहा था। फिर वो सीधा जाती है चामिन के पास और उसको कह देती है कि मुझे डोहोंग बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन चामिन ने उसको कह दिया कि जो सोचकर तुम चंगदम हेवन में आई थी कि तुम किसी अमीर लड़के को पटा लोगी, वो तो पूरा ही हो गया, इसलिए तो तुम्हें खुश होना चाहिए। इसके बाद जैसे ही चामिन का सामना डोहोंग से होता है, तब तो वो उसको चिढ़ाने ही लग जाता है कि तुम पीछे के पीछे ही रह जाओगे। देखो, पहले मैंने ही शिन को प्रपोज कर दिया और जल्द ही वो मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लेगी और तुम्हारे सामने ही मैं उसे शादी करके यहाँ से ले जाऊंगा। इस बात पर तो चामिन को बहुत ही गुस्सा आ गया और वो दोनों तो आपस में लड़ने ही लग जाते हैं। लड़ते लड़ते अब तो वो लॉबी में आ गए। यहाँ उनकी लड़ाई रोकने के लिए शिन और लिली ने उनके सर पर ही मार दिया। अब शिन ने चामिन के सर पर मारा था, जिससे वो गुस्सा होकर कहने लगा कि मैं उसके साथ लड़ूं या कुछ भी करूं, तुम्हें मेरी साइड लेनी चाहिए। आखिर मैं तुम्हारा सीईओ हूँ और तुम्हें सैलरी देता हूँ। लेकिन शिन तो वहाँ से इतना कहकर निकल जाती है कि मैं तुम्हारे साथ अगर और रही तो बिल्कुल पागल हो जाऊंगी। जब वो बाहर आई तो उसको लिली और डोहोंग मिल गए और वो उसको अपने साथ चलने के लिए कह देते हैं। दूसरी ओर चामिन तो अपने बार में बैठकर आज बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगा था। अब लिली से बातें करते हुए शिन को पता लगता है कि लिली कोई और नहीं बल्कि चामिन की मॉम है। अब वो उसको सारी बातें बताती है कि इस दुनिया ने तो मेरे ऊपर बेवफा का टैग ही लगा दिया है, जबकि मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। ये इल्जाम मेरी सास ने मुझ पर लगाया था और उन्होंने तो मुझे इविल विच ही करार दे दिया। उन्होंने ही मुझे फोर्स किया था कि मैं अपने हस्बैंड और अपने बेटे को छोड़ दूं। मैं इन सब के बाद बहुत तड़पी हूँ, लेकिन मेरी कभी भी चामिन और उसके डैड के सामने आने की हिम्मत ही नहीं हुई। आज वो बहुत रिच और सक्सेसफुल तो हो चुकी थी, लेकिन उसके लाइफ में अब भी उसके बेटे के प्यार की कमी थी। ये बातें सुनकर शिन को भी समझ आ जाती है कि आखिर चामिन ने उसको अब तक प्रपोज क्यों नहीं किया, क्योंकि वो उस पर विश्वास नहीं कर सकता। अब तो शिन को अपने बिहेवियर पर बहुत ही अफसोस होता है। नेक्स्ट डे वो तो होटल में आकर चामिन के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, जैसे कि वो उसकी बॉडीगार्ड हो। इवन वो तो हर छोटी छोटी बात में चामिन की साइड ही ले जा रही थी, जिस पर तो चामिन भी परेशान हो गया और उसको पूछने लग जाता है कि क्या तुम्हें बोनस चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सूजन की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दूर हो गई थी, क्योंकि उसको पता लग चुका था कि मिस्टर ग्यू तो उसको ही पसंद करता है। वो तो उस लड़की को प्रपोज करके प्रैक्टिस कर रहा था कि वो सूजन को किस तरह प्रपोज करेगा। उसने तो गलती से ही समझ लिया कि वो चीट कर रहा है। अब जैसे ही वो ऊपर छत पे जाती है, तब मिस्टर ग्यू उसको प्रपोज कर देता है, जिस पर सूजन ने कहा कि क्या तुम्हें मेरी बहन से मार खाने के बाद भी अक्ल नहीं आई। बट वो कहता है कि मुझे चाहे जितना ही मार लो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अपने दिल की बात तो तुमसे बोल कर ही रहूंगा। और फाइनली उन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई थी और वो दोनों कपल बन जाते हैं। दूसरी तरफ शिन चामिन को लेकर एक होटल में जाती है और उसको कहती है कि प्लीज मेरी पूरी बात सुनना। और वहीं पर उसने लिली को भी बुलाया हुआ था। अब वो उन माँ बेटे को इकट्ठा बिठाकर साइड में चली जाती है। फिर उसकी मॉम चामिन से सारा कुछ क्लियर करने लगती है और कहती है कि तुमने जो कुछ भी मेरे बारे में समझा था वो बिल्कुल गलत था, लेकिन अब से पहले मैं ये हिम्मत नहीं जुटा पाई कि मैं तुम्हारे सामने आ सकूं। बट मैं तुमको सच बताए बिना इस दुनिया से नहीं जा सकती। और रही बात मेरे किसी और के साथ जाने की, तो मैं सिर्फ तुम्हारे डैड से प्यार करती हूँ। मेरी लाइफ में कोई और बिल्कुल भी नहीं था। मुझे मजबूर किया गया था तुम्हारी दादी के हाथों। ये सारी बातें सुनकर तो चामिन बहुत ज्यादा रोने लग जाता है और उनको कहता है कि मैं आपकी सारी बातें माफ कर सकता हूँ, लेकिन ये बात नहीं कि आप मुझे इतनी छोटी उम्र में छोड़कर चली गई। आखिर एक माँ अपने बच्चे को छोड़कर कैसे जा सकती है। तभी हमें पता लगता है कि मॉम के जाने के बाद उसने एक छाता अपने पास रख लिया था और हमेशा उसको अपने साथ ही रखने लगा। उसको ऐसा लगता था कि जैसे ये छाता उसको सबसे छुपा रहा हो, इसीलिए आज तक भी वो उस छाते को अपने पास ही रखा करता है। अब वो बहुत जोर जोर से रोने लगा और बाहर आ गया और आकर शिन को बोलता है कि मैं अपने इन गमों को कैसे भुलाऊं। मेरी समझ नहीं आ रहा कि मेरे बचपन के घाव किस तरह भरेंगे। लेकिन शिन उसको कुछ भी नहीं कहती और बस हक कर लेती है। फिर उसको समझाने लगती है कि तुम्हें कोशिश तो करनी चाहिए। तुम्हारी मॉम तो आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती है जितना कि बचपन में किया करती थी।
किसी के प्यार को समझने के लिए सिर्फ फीलिंग्स की जरूरत होती है। और इसी बीच पहली बार ऐसा होता है कि चामिन रोता हुआ शिन को हक कर लेता है और इसी के साथ उसका छाता भी उसके हाथ से नीचे गिर गया, जिसको कि वो सारी जिंदगी अपने ऊपर ओढ़ता आ रहा, जिससे कि उसको लगा करता था कि वो दुनिया की बुरी नजरों से बच रहा है। अब शिन के बहुत ज्यादा समझाने के बाद वो अंदर अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है और उनसे बातें करता है। सारी बातें क्लियर करने के बाद जैसे ही वो बाहर निकल कर आया तभी वहाँ पर शिन खड़ी हुई थी और अब तो शिन को देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि जो बंधन उसने अपने दिल में बांधे हुए थे वो आज खुल गए हैं। साथ ही बहुत लाइट भी फील कर रहा था। उसने शिन को ये भी बताया कि मैं तो हमेशा ये सोचा करता था कि मैं अपनी मॉम को कभी भी फेस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आज तो मुझे उनसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। अब वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ पर चामिन उसको कहता है कि ये जो सिंड्रेला बनने का ड्रीम है ये तुम पर सूट नहीं करता। वो बोली कि क्या मैं सुंदर नहीं दिखती या फिर मैं किसी के लिए भी कैपेबल नहीं हूँ, लेकिन चामिन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे कहा कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, इसीलिए ये इतना वीक सा कैरेक्टर तुम पर सूट नहीं करता। तुम अपने सपने खुद ही अचीव कर सकती हो बिना किसी प्रिंस चार्मिंग के। एक बात और, तुम ये कभी मत कहना कि तुम सुंदर नहीं हो, क्योंकि मेरे हिसाब से तो तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। और ये बात सुनकर तो वो ब्लश ही करने लग जाती है। इससे थोड़ी और बातें करने के बाद अब चामिन शिन को लेकर उसके घर छोड़ने के लिए चला जाता है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन को देखते हैं, जहाँ पर आज तो शिन बहुत ही अच्छे से रेडी हो रही थी, जैसे वो भी कहीं ना कहीं चामिन को पसंद करने लगी हो। और अब उसको भी फील हो रहा था कि उसे भी चामिन के सामने जाने से पहले ज्यादा से ज्यादा सुंदर दिखना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ चामिन का भी कुछ ऐसा ही हाल था, वो तो फूला ही नहीं समा रहा था। वो इतना ज्यादा खुश था कि आज वो अपने आप को स्पेशल रेडी करता है ताकि वो शिन को अपने आप से इम्प्रेस कर सके। यहाँ तक कि रेडी होते हुए वो अपना छाता उठाता है और उसके साथ डांस तक करने लग जाता है। अब जैसे ही शिन होटल में आती है तभी दरवाजे पर ही उसको चामिन मिल गया और यहाँ पर एक और रोमांटिक सीन शुरू हो गया। वहाँ पर कोई लड़का पानी फेंकते हुए जा रहा था और चामिन अपने छाते से शिन को उस पानी से भीगने के लिए बचा लेता है, बिल्कुल एक हीरो की तरह। लेकिन शिन तो उसकी नहीं बल्कि उस छाते की तारीफ करने लग जाती है और साथ ही कहने लगती है कि अब तो तुम्हें इस छाते की जरूरत नहीं, इसलिए क्या तुम इसको मुझे दे सकते हो। चामिन भी इस बात को मान गया और अपना छाता उसको दे देता है। अब शाम के टाइम चामिन ने तो आज डिसाइड ही कर लिया था कि वो शिन को प्रपोज करके ही रहेगा, लेकिन ये सब तैयारी करते हुए उसको तो डायना पकड़ लेती है और उससे बात करने के लिए साइड पर ले जाती है और यहाँ पर कहने लगती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हें तो मेरे प्यार की कोई भी कदर नहीं है और अगर तुम्हारे साथ कोई भी लड़की आई तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। और क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा अगर तुमने मुझे छोड़कर शिन के पास जाने का सोचा? तुम्हारे साथ तो जो करना है वो करूंगी ही, बल्कि मैं शिन को और उसकी फैमिली को भी नहीं छोड़ूंगी। अब डायना की फैमिली तो पहले से ही गैंगस्टर की तरह थी, इसी वजह से शिन को और ज्यादा मुसीबत में ना डालने के लिए वो तो डायना को वहीं रोक लेता है और डायना की ब्लैकमेल करने पर उसकी बात मान लेता है। नेक्स्ट डे का सीन हम लोग देखते हैं, जहाँ पर आज तो चामिन डायना के साथ होटल में आया था। उसका फेस तो बिल्कुल उतरा हुआ सा लग रहा था। साथ ही डायना वहाँ पर अनाउंस कर देती है कि इसी वीक हम दोनों की यहाँ पर एक सिंपल सी वेडिंग होगी, आप लोग तैयारियां शुरू कर दीजिए। और रही बात इस वेडिंग के इंतजामात को मैनेज करने की, तो वो कोई और नहीं बल्कि शिन ही मैनेज करेगी। तभी होटल में डोहोंग भी आ जाता है और वो शिन को कहने लगता है कि तुमने मेरे प्रपोजल का अब तक जवाब नहीं दिया। साथ ही वो उसको एक और ऑफर देता है जिसमें उसने उसके सामने टिकट्स रखे और उसको पूछा कि क्या तुम मेरे साथ बर्लिन चलोगी और वहाँ पर तो तुम्हारा सपना भी पूरा हो जाएगा आर्टिस्ट बनने का। हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे और मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। अब शिन को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन फिर भी वो डोहोंग का ऑफर अपने पास रख लेती है। वहीं दूसरी तरफ डायना तो अपने लिए वेडिंग गाउन सिलेक्ट कर रही थी, लेकिन उसको तो यहाँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि चामिन उसको कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहा था, ना ही उसको अच्छा बता रहा था और ना ही बुरा, बस मुंह लटकाकर उसके सामने बैठा हुआ था। फिर वो उसको कहता है कि मैं तुमसे शादी तो कर रहा हूँ, लेकिन ये जबरदस्ती का रोमांस या मुस्कुराना ये तो मुझसे नहीं होने वाला। बट यहाँ पर डायना तो उसके ऊपर बहुत चिल्लाने लग जाती है, जिस पर चामिन ने उसको कहा कि देखो तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हें तो कोई भी लड़का मिल जाएगा जो सच में तुमसे ही प्यार करेगा, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मेरे ऊपर टाइम वेस्ट ना करो। अब डायना बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और सीधा अपने डैड के पास आ जाती है और उनको कहने ही लगी थी कि मैं क्या करूँ, कि मैं तो चामिन को इतना लाइक करती हूँ, लेकिन चामिन तो मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता और ना ही मुझे लाइक करता है, और इस तरह की मैरिज तो मैं नहीं करना चाहती जब हम दोनों के बीच कोई प्यार ही ना हो, बल्कि मैं तो ऐसे इंसान से शादी करूंगी जो सच में मुझे प्यार करता होगा, ताकि वो मेरा ख्याल भी रखे। अब अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर उसके वो गैंगस्टर डैड तो बहुत ज्यादा दुखी हो गए।
अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिन और बाकी सारे लोग होटल के बाहर खड़े हुए थे, लेकिन होटल का दरवाजा तो बिल्कुल बंद था और यहाँ उन लोगों को पेड लीव्स मिल जाती है। इतनी छुट्टियां पाकर सब लोग तो खुश हो जाते हैं और वेकेशन पर चले जाते हैं, लेकिन शिन तो बहुत ही ज्यादा दुखी थी। अब उसने चामिन का घर जो देखा हुआ था, इसलिए वो सीधा उसके घर पर पहुंच जाती है और उसको पूछने लगती है कि ऐसा क्यों हुआ, आखिर आज होटल बंद क्यों है और तुमने सारे वर्कर्स को इस तरह पेड लीव पर क्यों भेज दिया। चामिन के शरीर पर यहाँ थोड़ी थोड़ी चोटें भी दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बारे में तो शिन ने कुछ भी नहीं पूछा, बस ये कह देती है कि डोहोंग ने मुझे बर्लिन जाने का ऑफर दिया है, वहाँ अपना कैरियर बनाने और उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। वो कहता है कि ये तो अच्छी बात है, तुम जाओ और अपना फ्यूचर बनाओ और जीत लो इस दुनिया को। बट को कहने लगी कि क्या तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, फिर मेरी इतनी केयर करना, मेरे क्लोज आना, आखिर वो सब क्या था। जितना कुछ भी हमारे बीच हुआ, क्या ये सब तुम्हारे लिए एंजॉयमेंट ही था, तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। इतना कहकर वो तो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन चामिन ने तो उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और उसको किस कर लेता है और कहता है कि अगर मैं प्ले बॉय होता तो ये सब बहुत पहले कर चुका होता, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। बट ये सुनकर तो शिन उसको थप्पड़ी मार देती है। अब हम लोगों को पता लगता है एक्चुअली चंगदम हेवन इसलिए बंद था क्योंकि लास्ट नाइट को डायना के डैड होटल में आए थे और वहाँ की सारी चीजें तोड़ दी, साथ ही चामिन को भी बहुत मारा और कहने लगे कि तुमने मेरी बेटी का दिल तोड़ा है, इसलिए तुम्हें हर जाना तो पड़ना ही पड़ेगा। साथ ही वो शादी कैंसिल करके वहाँ से चले गए। जैसे ही चामिन के डैड को ये सब पता लगा, वो उससे मिलने के लिए आए और कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि किसी लेडी के चक्कर में मत पड़ना, देखो तुम्हारा क्या हाल हो गया। लेकिन चामिन तो ये सब मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तब तो डैड ने भी उससे चैलेंज कर दिया और कहने लगे कि मैं तुम्हें चंगदम हेवन के सीईओ से हटाता हूँ और तुम अब मेरी सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिए गए हो। अब मैं देखता हूँ कि तुमसे कौन गरीब लड़की आकर प्यार करती है, और रही बात उस लड़की की जो तुम्हारे दिमाग पर सवार है, वो तो तुम्हें कभी की छोड़कर चली जाएगी जब उसको पता लगेगा कि तुम इतने बड़े होटल के सीईओ नहीं रहे। वहीं दूसरी तरफ शिन तो हमेशा रोती रहती थी और अब उसको एक पार्सल रिसीव हुआ जिसमें कि उसकी बहुत पुरानी बनाई हुई पेंटिंग थी। एक्चुअली वो पेंटिंग उसके घर से चामिन लेकर आ गया था, उसको रिन्यू कराया और वापस शिन को भेज दिया। साथ ही उसने एक लेटर भी भेजा था जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हें किसी भी प्रिंस चार्मिंग की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही एक वॉरियर हो और बहुत स्ट्रॉन्ग हो। मेरे हिसाब से तो तुम अपना करियर खुद ही बना सकती हो, तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं है। अब ये सब पढ़ने के बाद शिन में थोड़ी हिम्मत आती है और वो एक नई शुरुआत करने का फैसला कर लेती है। तभी उस अपने एक कलीग की कॉल आती है जिसने कि बताया कि चंगदम हेवन बंद हो गया है और साथ ही चामिन के डैड ने उसको सीईओ की कुर्सी से भी निकाल दिया। अब तो शिन को सब कुछ पता लग चुका था कि चामिन के इस बिहेवियर का आखिर मतलब क्या है, इसीलिए वो सीधा जाती है डोंग के पास और उसको कहती है कि तुम और मैं दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहे, लेकिन सॉरी मैं तुम्हारा ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ बर्लिन नहीं आऊंगी, मैं खुद अपना कैरियर बनाना चाहती हूँ अपने दम पर। और वो उसकी दी हुई बर्लिन की टिकट्स वापस कर देती है। अब वो अपने लिए एक जॉब तलाशती है, लेकिन उसको जॉब मिल ही नहीं रही थी। आखिर ये काम भी काफी बड़ा था और साथ ही साथ उसको बार बार चामिन दिखाई दे रहा था। वो उसको भुलाने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा था। और उसका दिया हुआ अम्ब्रेला वो हमेशा साथ रखती थी, जो कि उसकी हेल्प भी करता था। जैसे ही उसे चामिन का ख्याल आया करता, वो तो यही सोचने लगती कि पता नहीं चामिन कहीं बैगर न बना बैठा हो, कहीं लोगों से खाना न मांग रहा हो, और बस यही सारी बातें उसको परेशान किए जा रही थी। अब वो चंगदम हेवन के सामने से ही गुजर रही थी, इसलिए वो अंदर चली जाती है जहाँ पर सब कुछ टूटा फूटा पड़ा था। अब जैसे ही उसने देखा तब चामिन वहीं बैठा हुआ था और वो रिंग तलाश कर रहा था जो कि उसने शिन को प्रपोज करने के लिए बनवाई थी। अब वो लाइट्स ऑन करती है और उसका हाथ पकड़कर उसको बैठाती है। साथ ही चामिन भी उसको कहने लगता है कि मैं तुम्हारे सपनों का राजकुमार कभी नहीं बन सकता, क्योंकि अब तो मैं सड़क पर आ चुका हूँ, ना ही मेरे पास पैसा है और ना ही कोई जॉब है, प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन शिन उसको कह देती है कि जब मैं गरीब थी तब तुमने मुझे उसी तरह एक्सेप्ट किया, तो अब तुमको मुझे एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत होनी चाहिए। हम लोग इकट्ठे काम करेंगे और दोनों साथ में अपनी दुनिया बनाएंगे। और रही बात प्यार की, तो ये कोई अमीरी गरीबी नहीं देखता। और इसके साथ ही चामिन उसको प्रपोज कर देता है और वो रिंग पहना देता है और वो दोनों किस करने लग जाते हैं। और आज पहली बार चामिन उसको कहता है कि आई लव यू, और यही वो शब्द थे जो कि शिन शुरू से सुनना चाहती थी। अब वो दोनों इकट्ठे खाना खाते हैं। यहाँ पर शिन ही पे करती है, क्योंकि चामिन के पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। अब वो उसको रहने के लिए अपने ही घर पर ले आती है और उसकी फैमिली तो शिन को देखकर बहुत ही खुश हुई कि आखिरकार शिन की लाइफ में कोई ना कोई तो आ ही गया। और मम्मी को तो वो बहुत पसंद आया, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिख रहा था।
अब वो दोनों रात को बैठकर बातें ही कर रहे थे, तभी चामिन उसको किस करने वाला था, लेकिन कहता है कि छोड़ो, क्या हम दोनों अपने घर पर चलें। तब शिन ने कहा कि क्या तुम होमलेस नहीं हुए, लेकिन इसके बाद चामिन ने उसको बताया कि रेंट प्रोटेक्शन एक्ट की वजह से अभी भी कुछ महीनों तक वो घर मेरी ही कस्टडी में रहेगा। लेकिन फिर उसका मन बदल गया और वो उसको कहने लगा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, शायद वहाँ जाकर मैं खुद को कंट्रोल ही ना कर पाऊँ। अब वो दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में वो अपने इन-लॉज के साथ बैठकर नाश्ता करता है। यहाँ पर हवाजिन और सूजन तो उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गए और सोचने लगे कि ये तो इतना अमीर लड़का था, लेकिन इसमें फिर भी कोई नखरा नहीं है। अब वो सीधा जाता है अपने डैड के पास, लेकिन डैड तो उसको कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आ गए हो। तब उसने कहा कि बेशक आप मेरे साथ रिश्ता तोड़ दो, लेकिन आप मेरे हमेशा डैड रहोगे और मैं तो आपके साथ कोई रिश्ता नहीं तोड़ रहा, मैं तो हमेशा आपको देखने के लिए आता रहूंगा। और फिर वो कहता है कि आपसे मिलने के लिए कोई आया है, और ये कोई और नहीं बल्कि चामिन की मॉम थी। उसको देखकर डैड का तो दिल ही पिघल गया, और साथ ही अब बातें करते करते उनके बीच की सारी कंफ्यूजन यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद डैड चामिन को कॉल करते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी वापस मिल गई है, क्योंकि तुम मेरे चैलेंज पर खरे उतरे। तुमने खुद भी सच्चा प्यार पा लिया और यहाँ तक कि मुझे भी मेरा प्यार वापस दिलवा दिया। वहीं दूसरी तरफ शिन को एक कॉल आती है और वो थी किसी डायरेक्टर की तरफ से। एक्चुअली उसने डो होंग की एक मूवी के लिए एक स्टोरी बुक लिखी थी जो कि उस डायरेक्टर को बहुत पसंद आई, और वो तो उसको अपने साथ अगले कॉमिक प्रोजेक्ट पर ले ही लेता है। अब तो उन दोनों को अपनी खुशियां मिल ही चुकी थी। वो साथ में आते हैं, एक दूसरे को हक करते हैं और इस टाइम को बहुत एंजॉय करते हैं। थोड़े दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि शिन की मॉम ने एक छोटी सी बेबी को जन्म दिया था, और ये थी शिन की छोटी सिस्टर। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि अब तो शिन अपने ही बलबूते पर बहुत बड़ी आर्टिस्ट बन गई थी, क्योंकि जो कॉमिक बुक उसने लिखी थी वो तो वायरल ही हो गई, और अब तो उसके पास काम की कोई भी कमी नहीं थी। फिर भी वो दोनों ये टाइम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा स्पेंड कर रहे थे। अब एक बार फिर से शिन जाती है चंगदम हेवन में। अब वहाँ पर कोई एम्प्लॉय बन के नहीं बल्कि एक मीटिंग के लिए गई थी, और यहाँ उसके कलीग्स तो उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, और वो सब लोग भी मान गए थे कि शिन ने अपने बल पर ही सब कुछ अचीव कर लिया। और उसके इसी सपने के पूरे होने के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।